बांग्लादेशी खिलाड़ी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। बांग्लादेशी खिलाड़ी को दिल्ली एयरपोर्ट से ही वापस बांग्लादेश लौटाया। जी हां, जिस बांग्लादेश की खिलाड़ी आशिया सुल्ताना को यहां से भेजा गया है, वापस एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया गया है। इस आशिया सुल्ताना को पहले ही FRRO द्वारा कर दिया गया है ब्लैक लिस्टेड। दरअसल आपके लिए बता दें कि आशिया सुल्ताना कोलकाता में होने वाले एक शतरंज कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रही थी, जिन पर बड़ा एक्शन लेते हुए अब सरकार ने इन्हें वापस भेज दिया है। क्योंकि जब पिछला रिकॉर्ड निकाला गया आशिया सुल्ताना का, तो देखा गया कि किस तरीके से पिछली बार जब ये टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आई थी, तो बीमारी का बहाना, यानी कि बीमारी के इलाज के लिए लिया था वीजा और खेला गया था उसके बाद टूर्नामेंट। जिस इन तमाम चीजों पर आज FRRO ने पहले ही नजर गाड़ी थी और पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था और इसीलिए अब इन्हें वापस भेज दिया गया है। दरअसल पूरी कहानी भी ये है कि बांग्लादेश की मशहूर शतरंज खिलाड़ी सैयदा जस्मीन मुन्नेस खातून, जिन्हें रानी हामिद के नाम से भी जाना जाता है, इस महीने की शुरुआत में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में 7 जून के 7 से 14 जून के लिए वो आई हैं और यहाँ पे 21वें संस्करण में भाग लेने के लिए वो भारत पहुंची थी और वो अपने दौरे को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित थी। लेकिन दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनकी साथी खिलाड़ी आशिया सुल्ताना को देश में प्रवेश करने से रोक दिया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आशिया सुल्ताना का रिकॉर्ड जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने खंगाला, तो ये देखा गया कि वो पिछली बार जब भारत आई थी तो वो इलीगल तरीके से भारत में आई थी, यानी कि वीजा लिया गया बीमारी के इलाज का और यहाँ पर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया गया, जिसके बाद आशिया सुल्ताना को FRRO की तरफ से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। और इस बार जब इमिग्रेशन में 24 घंटे आशिया सुल्ताना को रखने के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया, जिस पर हामिद, यानी कि जिस खिलाड़ी को, जो 80 साल की शतरंज की खिलाड़ी है जो कलकत्ता पहुंच चुकी है, उन्होंने कहा है कि इस बात से वो काफी ज्यादा विचलित है कि किस तरीके से मेरी साथी खिलाड़ी को इतनी महंगी टिकट उसी समय पर लेनी पड़ी और वापस बांग्लादेश जाना पड़ा। पर आपके लिए बता दें कि जो भारत के कानून और तमाम चीजों का पालन नहीं करेगा, उसके ऊपर तो भारत सरकार इसी तरीके से एक्शन लेती आई है और होता भी रहेगा। इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि बांग्लादेश से आने वाले तमाम वो अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी जो आज भारत में काफी बड़ी संख्या में बसे हुए हैं, जिन पर केंद्र सरकार पहले ही काफी ज्यादा सख्ताई से एक्शन ले रही है और जिस राज्य में सबसे ज्यादा इन अवैध बांग्लादेशियों की संख्या है, जी हां, पश्चिम बंगाल। और इसी पश्चिम बंगाल को लेकर अब आचार्य प्रमोद ने भी ममता बनर्जी के ऊपर साधा है निशाना और कहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। सुनिए आचार्य प्रमोद का ये बयान। ममता बनर्जी तो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। बंगाल POK बनना जा रहा है और उनका नेतृत्व रहा तो वो उसी दिशा में जा रही है। ये तो आभार व्यक्त करो परमात्मा का और भारत की जनता का कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत को दिया, वरना राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये जो विपक्ष है, ये तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहता है। कुंभ को लेकर देखिए, सनातन को गाली देने का इनका पुराना शौक है। सनातन को बुरा बताएंगे, बाकी सबको अच्छा बताएंगे। हिंदुओं को गाली देंगे, बाकी सबको अच्छा बताएंगे। ये पुरानी आदत है इनकी। और जब से अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आए हैं, तब से उनका भी मानसिक संतुलन थोड़ा खराब लग रहा है। कुछ डिस्टर्बेंस है। पहले ठीक थे। मैं बड़ा प्यार करता हूं अखिलेश जी को, हालांकि उनकी सरकार ने कल की दाम पे पाबंदी लगाई, लेकिन वो तो उनका फर्ज था, क्योंकि सनातन के नाम से उन्हें प्रॉब्लम है। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे। पर जब से राहुल गांधी जी की संगत में आए हैं, कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुलायम सिंह जी की विरासत को सद्बुद्धि दें। प्रधानमंत्री जी के जो फैसले हैं वो तारीफ के काबिल हैं। प्रधानमंत्री जी को तारीफ की, प्रशंसा की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह के फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्ष में किए हैं, तो ये जो
मोदी का जो 11 वर्ष का कार्यकाल है, ये तो भारत के लोकतंत्र का स्वर्णकाल माना जाएगा। सनातन के लिए, भारत के लिए और हिंदुओं के लिए, और मैं तो कहूंगा विश्व के लिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष 19 फरवरी 2024 को श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया था अपने कर कमलों द्वारा। जिन शिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने पूजा, उन शिलाओं को धरती के भीतर भूगर्भ में 21 फीट नीचे स्थापित करने का पुनीत कार्य आज हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज जी के कर कमलों से होने जा रहा है। और बड़ा खुशी का वातावरण है, बहुत हर्ष का विषय है कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आलोक कुमार जी, विवेक मुनि जी महाराज, बालकानंद जी महाराज, हरमनोज दास जी महाराज, कल्याण देव जी महाराज और तमाम संत महात्माओं की उपस्थिति में ये पुनीत कार्य होगा। श्री कल्की धाम भारत का ऐसा धाम है, मैं समझता हूं अकेला अनूठा ऐसा धाम है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह हैं। श्री कल्की धाम विश्व का पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। इसलिए आज का जो पल है ये बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि सनातन के अंतिम अवतार का धाम आज निर्माण शुरू हो रहा है। देखिए, आपने देखा कि आचार्य प्रमोद ने किस तरीके से ममता बनर्जी और तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमला बोला है और इसी के साथ उन्होंने देश में हुए 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी कहा है कि किस तरीके से अच्छे काम देश में आज मोदी सरकार कर रही है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा पहले ही देश में बसे अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले ही दिनों गृह मंत्रालय के द्वारा देश के तमाम राज्यों को यह ऑर्डर दिया गया था कि टीम बनाई जाए और इन अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान की जाए, क्योंकि इन्हें फिर देश से डिपोर्ट किया जाएगा। बात यहां पर अगर देश की राजधानी दिल्ली की जाए तो यहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा अभी भी कई जगहों पर ड्राइव चलाई जा रही है और आए दिन काफी ज्यादा बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हो रही है। पिछले ही दिनों 154 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर अब बड़ा बयान दिया गया है डीसीपी नॉर्थ वेस्ट भीष्म सिंह के द्वारा। सुनिए क्या कह रहे हैं डीसीपी। देखिए, अभी तक जो ऑपरेशन अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स चल रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमने 154 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा है और उनको डिपोर्ट करवाया है अभी तक। रिसेंटली 6 जून को हमने 11 फैमिलीज जो इधर महेंद्रा पार्क और भारत नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में एक सूचना के आधार पर उनको एप्रीहेंड किया, इंटरोगेट किया और पाया कि ये सब बांग्लादेशी हैं और इनसे इनके टोटल 11 फैमिलीज में 66 इलीगल इमिग्रेंट्स थे जिनको एप्रीहेंड किया, डिपोर्ट करवाया और आज उनको शायद ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से करवाया जा रहा है। सर, ये दिल्ली में कहाँ रह रहे थे और 11 फैमिलीज जो हैं 66 लोग, और क्या क्या काम करते थे ये, और इन्होंने क्या बताया किस तरह से और कितने टाइम पहले ये दिल्ली आए थे? इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये लगभग 1 साल से इंडिया में आए हुए थे और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ से ये बॉर्डर पार करके पोरस एरिया से इंडिया में एंटर कर जाते हैं और उसके बाद फिर कहीं से भी जहाँ रेलवे स्टेशन होता है वहाँ से ट्रेन पकड़ के दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आके काम करने लगते हैं। ये लोग हरियाणा में ईंट के भट्टे पे काम कर रहे थे और शायद वहाँ से अब इनको कोई प्रेशर हुआ होगा तो ये दिल्ली की तरफ आए और यहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में सस्पिशियस हालात में घूमते हुए लोगों को देख के हमारी टीम ने इनसे पूछताछ की और पता चला कि ये बांग्लादेशी हैं। फिर इनकी पूरी वेरिफिकेशन करवाई और जब एसरटेन हो गया कि ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं तो उसके बाद इनको डिपोर्ट करवाया गया। तो क्या सर एजेंट्स हैं जो वहाँ से भिजवाते हैं इनको, क्या उनकी भी धरपकड़ जारी है? इसके बारे में क्या? इसमें हमने एक केस रजिस्टर किया है जहांगीरपुरी थाने में, जिसमें ये पता चला था कि जो बांग्लादेशी इंडिया में लाए जाते हैं उनके पीछे एक व्यक्ति है जो एक पूरा ऑपरेट करता है, ग्रुप्स में लेकर आता है और यहाँ पे उनको जॉब भी दिलवाता है।
तो उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश चल रही है। अभी उसका फ़ोन बंद है, मोस्ट लाइकली वो अभी बांग्लादेश में है, इंडिया में एंटर करेगा और जैसे ही कोई नंबर चलेगा सूचना के आधार पर हम उसको पकड़ेंगे। सर इनपुट क्या किस तरह से मिलता है, किस तरह से पूरा ऑपरेशन चलाया जाता है, इसके बारे में क्या कहना सर? देखिए, इसमें हमने बहुत सारी टीमें लगा रखी हैं और उसमें हमेशा वो टीमें प्रयास करती रहती हैं कि कहीं भी कॉलोनीज में या कहीं ऐसे लोकल इंटेलिजेंस से बातें पता चलती हैं कि ये बांग्लादेशी हो सकते हैं, तो फिर उनकी जांच करते हैं, थोड़ा सर्विलेंस रखते हैं कुछ दिन, और जब ये सर्टेन हो जाता है कि हाँ ये हो सकते हैं तब उनसे पूछताछ करते हैं। तो ये नॉर्मली लोकल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड काम होता है। देखिए, आपने डीसीपी का बयान सुना और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ये 154 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी 9 तारीख की ही बात है, 9 जून को इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद डीसीपी नॉर्थ वेस्ट ने ये बयान दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि अभी दिल्ली में इस तरीके के अभियान जारी रहेंगे, क्योंकि ये समस्या अभी से नहीं है बल्कि सालों से बसे अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए कई पहलू यानी कि कई स्तर तक की जांच करनी पड़ रही है, क्योंकि कई सालों से ये लोग हमारे देश में बसे हुए हैं और कईयों के पास तो फर्जी आधार कार्ड के साथ साथ कई आइडेंटिटी कार्ड भी मिले हैं। और आपके लिए बता दें कि जो लोग ऐसे अवैध बांग्लादेशियों को देश में बसाने का काम कर रहे हैं उन पर भी सख्त एक्शन लेने की बात पहले ही गृह मंत्रालय कर चुका है और गृह मंत्रालय ने कह दिया है कि जो गिरोह इन्हें बसा रहा है, जो लोग इन लोगों के आईडी कार्डों को बनवा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर और भी सख्त एक्शन होना चाहिए। और दिल्ली से भी कई गैंगों की गिरफ्तारी पिछले दिनों दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है।